हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जो इंग्लिश की ग्रामर है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो सेंटेंस है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर कौन सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, मान लो रमेश वाज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा। तो इस सेंटेंस के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। इस बात का हमें जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे रमेश लिख रहा हूँ। ठीक है, रमेश क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है। कर्ता कौन होता है दोस्तों? किसी काम को करने वाला। किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करूंगा मैं दोस्तों, यानी कि ये वॉज है। वॉज क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज है, ये क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, वाज क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है। इसके बाद में ये ईटिंग है। ईटिंग ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ठीक है, अब बात करूंगा ए मैंगो। ए मैंगो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए मैंगो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। अब हमारा सेंटेंस वो क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि राम वाज ईटिंग ए मैंगो। तो इसके अंदर राम वो तो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में वाज ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया है। इसके बाद में ईटिंग है। ईटिंग क्या है दोस्तों? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। और ए मैंगो है। ए मैंगो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो शायद आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो 10th क्लास की जो अंग्रेजी की व्याकरण है, ग्रामर है, उसके अंदर जो सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूं वो टॉपिक हमारा टेंस। ठीक है दोस्तों, तो टेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? काल बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में काल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? यानी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में टेंस यानी कि काल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले वाले जो प्रकार उसके बारे में देखो दोस्तों। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होगा, ये तो पहला पार्ट है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट है वो कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। अब बात करना दोस्तों, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसके बारे में जो बातें आती है, जो सेंटेंस आती हैं, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब बात करना दोस्तों में पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूतकाल। ठीक है, जो बीता हुआ काल होता है उसको पास्ट टेंस में शामिल किया जाता है। पीछे बीत गया वो क्या है? पास्ट टेंस में आता है। अब बात आती है दोस्तों फ्यूचर की। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल। भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस में शामिल करते हैं, आगे आने वाला जो काल है। जैसे कल मैं बीकानेर जाऊंगा, आगे का काम हो गया ना,
कि मेरे को बीकानेर कब जाना है, कल जाना है। इसी प्रकार से जैसे पास्ट टेंस की बात करूँगा, कल मैंने एक शेर देखा, पीछे देखा था, कल देखा था, बीते हुए कल को देखा था मैंने एक शेर। आज मैं यह कार्य कर रहा हूँ, या फिर मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, वो कौन सी टेंस की बातें होगी, वर्तमान काल की बातें होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो ये 3 प्रकार हैं टेंस के, 3 भाग हैं टेंस के, इनके भी क्या है अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट हैं उनके बारे में। देखो दोस्तों, पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस। इसका जो पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट दोस्तों देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट बच गया चौथा पार्ट है वो कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है दोस्तों। ये 4 पार्ट है प्रेजेंट टेंस के, और ये पार्ट क्या होंगे, पास्ट टेंस के होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे और उसकी जगह पे पास्ट लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, फ्यूचर के जो 4 पार्ट है उसकी बात करेंगे तो दोस्तों प्रेजेंट की जगह के पे क्या लिख देंगे, हम फ्यूचर लिख देंगे, तो 4 पार्ट क्या हो जाएंगे, हमारे पूरे हो जाते हैं। तो देखो, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हो गए किसके, पास्ट टेंस के 4 पार्ट हो गए। अब लास्ट बच गया हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो दोस्तों देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि जो सिंपल है ना, इसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल को इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, सेम ही बात होती है। तो शायद आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे बात आती है किसकी, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो इंग्लिश के अंदर टेंस है, टेंस के पार्ट कितने हैं दोस्तों, 3 प्रकार है टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब इन तीनों टेंसों के क्या है, तीनों प्रकार हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हो जाएंगे पास्ट के और ये हो जाएंगे फ्यूचर के। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर बात फ्यूचर क्या आती है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। शायद समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब चलता हूँ आगे में, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्यों को आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे हिंदी में पहचान, दोस्तों इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि क्या मिलेंगे आपको, हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे, आदि मिलते हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, किसी भी शाश्वत सत्य की बातें
सत्य की बात, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य और आदत संबंधी बातें, आदत संबंधी बातें, ये सभी इस काल में शामिल की जाती है। इस काल में मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल में शामिल की जाती है। इस काल में की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देख लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि मिलते हैं। और किसी भी शाश्वत सत्य की जो बात है वो, और वैज्ञानिक तथ्य हैं। शाश्वत सत्य की बात जैसे कि सूरज या फिर सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, उगता है, ठीक है ना। शाश्वत सत्य की बात होगी, सूर्य हमेशा ही कौन सी दिशा में उगेगा, पूर्व दिशा में ही उगता है, उगेगा, ठीक है ना, और उगता था। अब बात आती है वैज्ञानिक तथ्य की, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या होता है, उबलता है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक तथ्य की बात होगी। और आदत संबंधी बातें कैसे होती है दोस्तों, जैसे कि कुत्ता गली में भौंकता है, कुत्ते की आदत है गली में भौंकने की। तो ये सभी बातें हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में शामिल की जाती हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, इस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो अंग्रेजी के वाक्य हैं, इंग्लिश के जो सेंटेंस है, उसके अंदर आप कैसी पहचान करोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शब्द लिखाता हूँ, मीनिंग लिखाता हूँ, जो क्या करेंगे आपको अंग्रेजी में पहचान बताएंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है या फिर और किसी टेंस का वाक्य है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं लिखवा देता हूं। अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान के शब्द, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान के शब्द, यानी कि आप अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान कैसे करोगे, उसके लिए कुछ वाक्य के लिए कुछ क्या है, मीनिंग है, वर्ड है। तो देखो दोस्तों, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, डेली, सदा या फिर हमेशा, ठीक है, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, ऑफन, ऑफन, प्राय, इन द मॉर्निंग, सुबह को, ठीक है दोस्तों, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी कि शाम को, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी कभार, कभी कभार हो गया। इसके बाद में दोस्तों एट नून का मतलब दोपहर को, एट नाइट रात को, एट मिडनाइट अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि को। इसके बाद में दोस्तों बच गया ऑन, यानी कि संडे से लेकर के और सैटरडे तक, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और लास्ट में बच गया सैटरडे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रविवार को और शनिवार को, शुक्रवार को, सोमवार को, ये हो जाएंगे, ठीक है ना, रविवार को और शनिवार को, फ्राइडे, ऑन फ्राइडे का तो क्या हो जाएगा, ऑन फ्राइडे का मतलब शुक्रवार को, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को, ऑन
वेंसडे यानी कि बुधवार को, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बच गया क्या इसके अंदर, यानी कि ऑलवेज, डेली, ऑफन, जनरली, GENERALLY, जनरली, सामान्यतया, सामान्यतया, ठीक है ना। तो ये कुछ एक मीनिंग है जो क्या करते हैं दोस्तों, आपको इस काल के जो अंग्रेजी की सेंटेंस है उसकी पहचान बताते हैं, ये वर्ड है ये, ठीक है ना। याद कर लोगे, ऑलवेज हमेशा, डेली सदैव हमेशा, ऑफन प्राय, इन द मॉर्निंग सुबह को, इन द इवनिंग यानी शाम को, फ्रीक्वेंटली कभी कभार हो गया, और एट नून दोपहर को, एट नाइट रात को, एट मिडनाइट अर्धरात्रि को, ऑन संडे, ऑन मंडे तो यानी कि रविवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, जो भी है, जनरली सामान्यतया। तो ये कुछ मीनिंग है जो आपको इस टेंस के जो अंग्रेजी की वर्ड हैं यानी कि अंग्रेजी के जो सेंटेंस है उसकी पहचान बताएंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके जो साधारण वाक्य हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, यानी कि वाक्य बनाने के कुछ जो नियम हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनेंगे उनके बारे में दोस्तों देखो चर्चा करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम देखो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के यानी कि इस काल के साधारण वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य हैं उन साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी रही बात किसकी कि जो मेन वर्ब है क्या करेंगे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के साथ ही एस या फिर ईएस को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यानी कि सहायक क्रिया तो कुछ नहीं लगेगी साधारण वाक्य में, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब एस या आई एस का प्रयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे उसके बारे में देखो दोस्तों। यदि वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, वाक्य में कर्ता क्या हो, एक वचन कैसे, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई भी एक वचन नाम हो तो क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की FIRST फर्स्ट यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लिख लो आप, MV मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस में S या फिर ES का प्रयोग किया जाता है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि वाक्य में क्या मिलेगा, ही मिलेगी, सी मिलेगी, इट मिलेगी, या फिर कोई भी एक वचन नाम जैसे कि राहुल, सीता, गीता, राम, ये ऐसे एक वचन सब्जेक्ट हैं। ये अगर आपको वाक्य के अंदर मिलते हैं तो आप क्या करोगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करना है, आपको एस या एस का प्रयोग करना है। लेकिन क्या करोगे, यदि वाक्य में सब्जेक्ट
सब्जेक्ट क्या, आई वी यू दे तथा कोई भी बहुवचन नाम हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, फिर से देख लो। अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य हैं, उन साधारण वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन क्या बात आएगी दोस्तों, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे लगता है। वो कब लगता है दोस्तों, यदि वाक्य में या फिर सब्जेक्ट क्या हुआ करता, ही सी इट या फिर कोई भी एक वचन नाम हो तो क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वाक्य में क्या मिलेंगे आपको, आई वी यू दे तथा कोई भी बहुवचन नाम मिलता है आपको तो मुख्य क्रिया के साथ में एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे जो आपको सब्जेक्ट मिलते हैं तो आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ईएस कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही का प्रयोग करना है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ कैसे बनेंगे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य में हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो साधारण वाक्य है उसका पैटर्न बता देता हूं। वाक्य का पैटर्न, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखे हुए सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखना है आपको MAIN मैन, VERB वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ES। ठीक है, और फिर क्या लिखना है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और फिर क्या बच जाएगा दोस्तों, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, वो लिखना है। रिमेनिंग पार्ट में मतलब जो समय सूचक शब्द है, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंटली है, सेल्डम है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो आपको वाक्य के लास्ट क्लास में लिखने हैं। तो चलते हैं, पहला वाक्य बनाते हैं अपना। जैसे कि राम हमेशा एक कहानी लिखता है। राम हमेशा एक कहानी लिखता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके साधारण वाक्य में क्या मिलेगी, साधारण वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का तो प्रयोग होगा नहीं मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब तो। लेकिन देखो दोस्तों, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ता है मिल रहा है। तो ता है क्या दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान आ गई हिंदी वाक्य की। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न में क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है। तो राम हमेशा एक कहानी लिखता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम है। तो राम को हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, राम लिख दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम हो गया। अब आगे दोस्तों बात करेंगे मैन वर्ब की। सब्जेक्ट सूत्र में हमारा क्या चल रहा है, मैन वर्ब चल रही है। तो मैन वर्ब क्या है दोस्तों, राइट, लिखना। तो लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता है, राम है वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस या इसका प्रयोग करेंगे, एस लगा दिया। राम राइट्स, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, राम एक कहानी लिख रहा है, तो ए स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, राम राइट्स ए स्टोरी कब लिखता है,
रिमेनिंग पार्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमेशा को क्या करेंगे रिमेनिंग पार्ट में रख देते हैं, तो ऑलवेज आइए रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या रहा हमारा, राम है, तो राम को मैंने सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया। इसके बाद में लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है, राइट को लिख दिया। अब दोस्तों मैंने बताया था कि यदि वाक्य में क्या मिलेगा आपको, एक वचन मिलता है कर्ता या फिर कोई नाम मिलता है एक वचन का, तो राम मिल गया नाम, तो क्या करना है मुख्य क्रिया के साथ में एस इसका प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे एस का प्रयोग कर दिया। अब दोस्तों बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट है एक कहानी, एक कहानी को ए स्टोरी आ गया, और लास्ट में क्या बच गया हमारा, हमेशा बच गया, तो हमेशा को क्या करेंगे रिमेनिंग पार्ट में लिख देते हैं। तो शायद आपको मेरा ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और लिखता हूं दोस्तों में, यू, हाँ हिंदी में बनाता हूं पहले, तुम कभी कभार कक्षा में हिंदी बोलते हो, तुम कभी कभार कक्षा में हिंदी बोलते हो। तो इसकी देखो दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं लास्ट में वाक्य की, ये मिल गया। और इधर भी देख लो कभी कभार भी मिल रहा है, तो कभी कभार का मैंने मीनिंग लिखाया था आपको शायद, फ्रीक्वेंटली का मतलब कभी कभार होता है। तो तुम कभी कभार कक्षा में हिंदी बोलते हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये साधारण वाक्य है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू आ गया। यू है दोस्तों बहुवचन, तुम पूरी क्लास आ सकती है, अनेक बच्चे आ सकते हैं, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है यू। तो दोस्तों देखो बोलना क्या मिस होता है, मैन वर्ब बोलना है, तो बोलना की हम क्या करेंगे स्पीक, SPEAK, स्पीक मिस बोलना। अब दोस्तों यू है बहुवचन, तो स्पीक के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यू बहुवचन है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे कट है, ठीक है ना। यू स्पीक, क्या बोलते हो तुम कक्षा में, हिंदी, यू स्पीक हिंदी, कहाँ पे बोलते हो कक्षा में, इन द क्लास। कब बोलते हो, कभी कभार। रिमेनिंग पार्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, कभी कभार आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। शायद आपको मेरा ये वाक्य समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो ये वाक्य हैं, इन वाक्यों की जो 10th क्लास के अंदर है ना, ऐसे वाक्य नहीं आएंगे दोस्तों। 10th क्लास की जो एग्जाम होती है, इंग्लिश का पेपर होता है, उसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, वर्बिंग आती है, यानी कि खाली स्थानों में वर्बिंग भरनी आती है। तो वो वाक्य कैसे आएंगे दोस्तों, देखो मैं बताता हूं आपको। यानी कि खाली स्थान है उनको भरना होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, चारों ऑप्शन में से क्या है, उस खाली स्थान में जो आएगा वो क्या है, उस खाली स्थान में लिखा जाता है, भरा जाता है। तो दोस्तों देखो, रमेश प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये आएंगे दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में। यानी कि रमेश स्पीच, फिर क्या है, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो आपको ये पहचान मिल गई दोस्तों, ये पहचान है, ये मिल गई इन द इवनिंग। इन द इवनिंग पहचान किसकी दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में कोई सहायक क्रिया का तो प्रयोग होता ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, और बीच में न तो कोई नोट है और न यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या करना, आपको आंसर में आंसर लगाओगे और रमेश लिखोगे, रमेश आ गया। रमेश के बाद में साधारण वाक्य बनाना है हमें, तो प्ले लिखो। प्ले के साथ में एस या ई का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रमेश क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले के साथ में एस लगाएंगे। रमेश प्लेस क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट लास्ट में पूरा सेम उतार दो जो का। तो रमेश प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग, और जो बच गया वो लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे बनेंगे आपके वाक्य इंग्लिश के अंदर, जो वर्बिंग वाले वाक्य हैं वो। दोस्तों आगे देखो, दे
स्पेस LEARN लर्निंग, लर्न आ गया। दे लर्न ए लेसन इन द स्कूल दिल्ली, DAILY दिल्ली। दे लर्न ए लेसन इन द स्कूल दिल्ली, यानी कि वे विद्यालय में, वे सदा विद्यालय में क्या करते हैं, एक पाठ याद करते हैं, एक पाठ सीखते हैं। तो इसकी दोस्तों इंग्लिश है ये बनानी है। यहाँ पे ये लर्न कर दिया मैंने। तो आंसर में क्या करना है दोस्तों, आपको देखो आंसर में दे आ गया। दे के बाद में मैन वर्ब है वो लिखेंगे, लर्न लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों लर्न के साथ में ऐसे इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा वो देखो। दे है बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लर्न के साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दे लर्न ए लेसन इन द स्कूल दिल्ली। शायद आपको मेरा वाक्य समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर फॉलो करें। और आपको क्या मिलेगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारी लिंक है वो मिलेगी, जो कि ज्ञान का अड्डा के नाम से है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम पर आपको एक PDF फाइल भी मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को हमारा वीडियो वो शेयर करोगे और साथ साथ में वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।